के 36 अगर गुण मैच हो रहे हैं, उसके बाद भी डाइवोर्स हो सकता है या उसके बाद भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं? डेफिनेटली यस। गुण मिलान करने से आप सिर्फ 15% का मैच मेकिंग करते हैं। अगर अब आपका लगन और चंद्र राशि दोनों की दोनों नहीं मिल रही हैं, तो ऐसे केस में आप लोग कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी लॉजिकल एफर्ट्स डाल लें, बट आपका रिश्ता अच्छा नहीं है। मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स है। डेफिनेटली मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स जो हैं वो आपके और आपके जीवन को, आप अपने ऊपर बहुत बड़ा कार्मिक डेट ले लेते हैं। अगर आपने अपने पार्टनर को, कोई भी है लड़का या लड़की, उसको चीटिंग करते हुए पकड़ लिया, तो हम अगर किसी के साथ शादी करने की सोचते हैं तो क्या क्या चीजें अपने दिमाग में रखनी चाहिए? अपने घर के अंदर पैसा चाहते हैं, धन लक्ष्मी चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, तो ये गलतियां कभी भी ना करें। हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अवर न्यू एपिसोड। मेरा नाम है वरुण तिवारी और आप देख रहे हैं द वीटी शो। आपने हमारे लास्ट एपिसोड को बहुत प्यार दिया, वो 7 दिन तक ट्रेंडिंग लिस्ट पे था। आज का एपिसोड भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए। आज हम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, हमारे पास इतनी सारी क्वेरीज आई, हमें आज का एपिसोड डेडिकेट करना पड़ा एस्ट्रोलॉजी के लिए। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, आपने उन्हें बहुत देखा होगा, रील्स पे बहुत वायरल हैं, यूट्यूब पे आपने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे उनके, बहुत ही अच्छी नॉलेज है उनको एस्ट्रोलॉजी की। और आज के एपिसोड में भी हम हर तरीके से आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे कि आप एस्ट्रोलॉजी को समझें और एक बेसिक लैंग्वेज में हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट, उनको समझ में नहीं आता। लेकिन आज का पॉडकास्ट ऐसा होने वाला है कि एक नॉर्मल पर्सन जो कि घर पे बैठा है, जिसको एस्ट्रोलॉजी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो भी हमारे पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखेगा और वो समझ के जाएगा सब कुछ। उसको ऐसा नहीं लगेगा कि उसको कुछ और नॉलेज की जरूरत है। तो ये पॉडकास्ट आप जरूर देखना और पूरा एपिसोड देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स वेलकम टुडेज गेस्ट मिस्टर अभय खन्ना जी। कैसे हैं अभी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभय जी, कैसा रहा आपका दिवाली वाला पूरा सेलिब्रेशन, कैसा रहा? वरुण जी, दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जो हर किसी के लिए अच्छा ही रहता है। और उजाले का मतलब कार्तिक अमावस्या का होता ही यही है कि आपकी लाइफ के अंदर एक न्यू बिगिनिंग आए। ये अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे तो ये अकाउंट्स के लिए नव वर्ष होता था हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। तो उसका मतलब ही यही होता है कि अब एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू प्रॉस्पेरिटी और एक नए जोश के साथ आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें परमात्मा बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और खुशियां लेके आए। ऐसा ही हमने भी सेलिब्रेट किया और आशा करता हूं हर किसी का, जिसका भी अब तक का जीवन संघर्षमय चल रहा था, अब वो भी ऑन ट्रैक आएगा और एक अच्छे जीवन की तरफ उनकी भी एक प्रोग्रेस होगा। ग्रह दोष एस्ट्रोलॉजी ठीक कर सकता है? और अगर कर सकता है तो कैसे कर सकता है, और नहीं कर सकता तो एस्ट्रोलॉजी का काम क्या है? देखिए, ग्रह होते क्या है? ग्रह मतलब जो आपको ग्रहण करता है। प्लैनेट्स, ग्रह मतलब मूवमेंट, जो चलता रहता है। तो कुछ भी इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा ये मन मानने को तैयार नहीं होता है। तो जो ग्रह हैं वो जिस इक्लिप्स के ऊपर चलते हैं, ऑर्बिट के ऊपर चलते हैं, वो होता है जो हमारे ऊपर इक्लिप्स लगाता है, हमारी माइंड, सोल और बॉडी को कंट्रोल करता है। तभी ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले जब आप एक स्पिरिचुअल या रिलीजियस पाथ की तरफ कदम रख रहे हैं तो आपको फास्टिंग करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए। उसका महत्व क्या है? आप अपनी बॉडी के हंगर, थर्स्ट को कंट्रोल करना सीखते हैं। जब आप अपनी बॉडी की इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेते हैं तो सबसे पहले शुरुआत होती है, आपकी बिगिनिंग होती है कि अब आप तैयार हैं कि आप एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यानी कि अपने ग्रह दोष, अपनी दशाएं या अनफेवरेबल समय के ऊपर कॉन्कर कर सकते हैं, जीत प्राप्त कर सकते हैं, विजय कर सकते हैं। तो डेफिनेटली नव के नव ग्रह भगवान विष्णु के अधीन है, परमात्मा के अधीन है। तो इनका उपाय, इनकी रेमेडीज और परमात्मा के आगे सरेंडर करने से हम इनकी परेशानियों से 100% अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। और क्या ये परेशानियां देते हैं? अब मन में प्रश्न आता है, जब मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा था तो मेरे मन में सबसे पहला प्रश्न आया कि ग्रह शनि तो हमसे कोसों दूर है और मैंने उनका क्या बिगाड़ा? तो जैसा मैंने आपको बताया, इक्लिप्स इस वर्ड से हमें समझ में आता है ग्रहण। तो ग्रह हमारे अंदर वो सोच डालते हैं, वो सोच से एक्शन हम ही लेते हैं, लेकिन वो सोच से हमारा निर्णय सही है या गलत वो तय होता है। इसी हिसाब से एक एस्ट्रोलॉजर
एक राइट वे की एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प करती है ये बताने में कि आपका ये समय आपके अनुकूल है या नहीं, आप ये कदम ले ना ले, और अगर आप कहीं फंस गए तो ऐसी कौन से परमात्मा की आराधना करनी चाहिए जिससे आप इस समस्या से निकल सकते हैं। इस पे भी आपको एक उदाहरण देता हूं। वैसे तो हर परमात्मा में अपनी एक महिमा है, एक अटूट शक्ति है, लेकिन आप कभी डॉक्टर पे गए हैं जब आपको 4 दिन से फीवर लगातार है, आप पैरासीटामोल खा रहे हैं, आप डॉक्टर पे गए, उन्होंने कुछ नहीं किया, बस क्रोसिन के बजाय आपको एक कैलपॉल दे दी, जबकि है वो भी पैरासीटामोल, और वहां जाते ही आप 4 दिन में ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही बेशक आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो या आप मां लक्ष्मी की आरती करते हो, लेकिन जब आप एक गुरु, एक एस्ट्रोलॉजर या जिसके आगे आप सरेंडर होते हैं, जब वो आपको अपनी मुख से चाहे आपकी करती हुई चीजों के अंदर ही कुछ प्लस माइनस करके ना बताएं, तो उसका असर आपको कहीं गुना ज्यादा देखने को मिलता है अपने जीवन में। ओके, तो मतलब ग्रह दोष ठीक हो सकता है। और ग्रह दोष कैसे कैसे टाइप के होते हैं, कितने टाइप के ग्रह दोष होते हैं? वरुण जी, एस्ट्रोलॉजी हमारे ऋषियों ने बनाई इसलिए थी कि ताकि हम उससे डरे ना। मैं हमेशा कहता हूं एस्ट्रोलॉजी इज टू प्लान योर फ्यूचर। आप घबराएं ना। अब हम कहते हैं, अरे एक पंडित जी के पास जाते हैं, वो सबसे पहले 2-3 ग्रहों से डराते हैं, क्योंकि उसकी बेसिक नॉलेज आज के डेट में हम सबको हो चुकी है। शनि आपकी कुंडली में भारी है, 7.5 का योग चल रहा है, या राहु आपकी कुंडली में खराब है, या केतु आपके जीवन के अंदर सेपरेशन का योग बनाए बैठे हैं। तो अगर आप देखें तो राहु मतलब सरेंडर टूवर्ड्स वराह अवतार, केतु मतलब मत्स्य अवतार, शनि मतलब कूर्म अवतार, जहां पर परमात्मा ने बताया पेशेंस। राहु मतलब आपको अपने आप को हार्डकोर बनाना पड़ेगा, वराह। तो ऐसे ही हर ग्रह से हमें हर दोष का कोई ना कोई निवारण होता ही होता है। ज्योतिष बनाने का या हमारे ऋषियों के द्वारा इसको हमारे आगे प्रस्तुत करने का रीजन ही यही था कि हम उस सोच से बचें और अपने जीवन को सुखमय बना सके। वो ग्रह बार बार हमारे अंदर वैसी सोच डालेंगे कि हम वो गलतियां करें। क्यों? क्योंकि वो इक्लिप्स है, वही हमारे अंदर वो लस्ट लेके आते हैं, वो ग्रीड लेके आते हैं, जिसके कारण से हम गलतियां करते हैं। तो आप इसके निवारण जरूर कर सकते हैं। ग्रह दोष कई प्रकार के होते हैं, उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है। हम एक लेमैन लैंग्वेज में उच्च का और नीच का सोच के भी ग्रहों को बुरा या अच्छा मान लेते हैं। बहुत बार ऐसा मेरे पास लोग आते हैं और बोलते हैं, अरे सर मेरा तो शुक्र नीच का है, मुझे तो जीवन में कभी पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नीच का मतलब यह नहीं है कि वो ग्रह आपको कभी अच्छे रिजल्ट दे ही नहीं सकता है। तो क्योंकि अभी आपसे बात हो रही, तो एक बड़ी छोटी सी उपाय की रेमेडीज पे आपने बात बोली कि हम ग्रह दोष को कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि उनकी कुंडली में शुक्र नीच का है और उन्हें बुरे प्रभाव दे रहा है, तो ऐसे जातक को ज्यादा से ज्यादा जो है वो रोज प्लांट जो है उसको उगाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा रोज फ्लावर्स को प्लांट करना चाहिए। इससे आपके नीच के शुक्र का नीचता भंग होती है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो नीच के तो आपको बुरे प्रभाव ही देंगे। तो ऐसे ग्रह दोष कई प्रकार के होते हैं, जिसको हमें थोड़ा सा टेक्निकली समझने की नीड ज्यादा होती है। उसको आप 2 या 3 शब्दों में नहीं समझ सकते हैं। मतलब एक नॉर्मल पर्सन अगर समझना चाहे इस चीज को, तो उसको एक गुरु की जरूरत पड़ेगी। डेफिनेटली यस। जब आपके अंदर से जब आपको लगता है कि हम अपने कर्म करके थक गए, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको डेफिनेटली एक गुरु की जरूरत पड़ेगी। और उसी समय पे आप यहां पर जाते हैं और एक एस्ट्रोलॉजर, एक पंडित या एक गुरु के पास जाते हैं कि मेरे कौन से ऐसे ग्रह हैं जो मेरे कर्मों का भी फल नहीं दे रहे हैं। लेकिन जिस समय पे आपको सक्सेस मिल रही होती है, उस समय पे आप ये भूल जाते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, नथिंग इज परमानेंट। तो अपने कुंडली का विश्लेषण करना, अपने आप को जानना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हर किसी को एक एस्ट्रोलॉजी का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। और मैं ऐसा सोचता हूं कि दोष को मैं अलग शब्दों में पिरोसना चाहूंगा, हमारी कमियां या हमारी कमजोरी, या ऐसा समय जो हमसे कुछ गलत कदम करवा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि यार हमारा रिश्ता इस इंसान के साथ जुड़ा और वो इंसान उस समय तो बहुत अच्छा था, लेकिन शादी के बाद वैसा नहीं रहा, तो पता नहीं यार हमसे कहां गलती हुई। कभी कभी मेरे दोस्त लॉजिक्स काम नहीं आते हैं। मेरे पास कई ऐसे किस्से आते हैं जहां पर लॉजिक्स काम नहीं आते हैं। तो वहां पर आपको एक एस्ट्रोलॉजी की नीड पड़ती ही पड़ती है। जहां पर आपके पास किसी चीज का जवाब नहीं है, जहां आपका माइंड सोचना बंद कर देता है, वहां से एस्ट्रोलॉजी शुरू होती है। बिल्कुल सही। और ये जो आपने अभी बात बोली है कि एक इंसान शादी से पहले अलग था और वो शादी के बाद बिल्कुल बदल गया,
तो ये मैंने देखा है, यूजुअली हो जाता है लोगों के साथ, और ये शायद ये भी ग्रहों के चेंजेस की वजह से होता है। जैसे आपने बताया कि मूवमेंट करते रहते हैं एक्लिप्स पे, और एक ही स्थिर जगह पे नहीं रहते, है ना? तो इसी वजह से होता है। अच्छा, तो आपने जब इसकी बात करी है, रिलेशनशिप पे आ गए हैं, तो आज के टाइम पे आपने देखा होगा डाइवोर्सेस के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ गए हैं। तो इसके पीछे भी इसका रीज़न हो सकता है? एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ऐसा कुछ है इसमें? तो तिवारी साहब, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, मेरे बड़े कोर इंटरेस्ट का है। मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। पिछले कुछ समय से ना बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं रिलेटेड टू सेपरेशन, डिवोर्सेस, और ये ना कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं जो मुझे भी सुनने में पहली बारी में ऐसा लगता है कि यार ये कौन से जन्म के कर्म है जो इंसान काट रहा है। 3 दिन बाद सेपरेशन के केसेस आ जाते हैं। 3 दिन में आप किस रिश्ते में किसको जान सकते हैं ढंग से? 3 दिन के बाद। तो यहां पर ना आपको दोनों चीजें समझनी है। डेफिनेटली हम प्लैनेट्स का विश्लेषण जरूर करेंगे, कुंडली को जरूर समझेंगे, बट उससे पहले हमें यह भी देखना है कि जब हम जितने भी अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं, जितनी भी अपनी कथाएं पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, उसमें हम राक्षस और देवता देखते हैं। तो आज की डेट में ना नॉर्मल इंसान देखने वालों के अंदर ही राक्षसता बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। पहले ही किसी से अफेयर है, फिर भी शादी कर लेंगे। सोसाइटी का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, या पैसे चाहिए, बड़ी बड़ी एलुमनाई चाहिए, तो एल्यूमिनी मनी के लिए कर लेते हैं। तो कई कारण ऐसे होते चले जा रहे हैं। अब यहां पर यह चीज समझना बड़ा मुश्किल है कि हम इसको कैसे पकड़े। तो इसको पकड़ने के लिए हमें एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना ही पड़ता है। बिना उसके हम ये बात पता लगा ही नहीं सकते। आपने बात छेड़ी, मैं आपको एक बड़ी विचित्र सी एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ, एक बड़ा अच्छा लड़का है, बड़े समय से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और जब भी उसका कोई भी प्रोफेशन के रिलेटेड हमारी बातचीत काफी फ्रीक्वेंटली होती रहती थी। हम बड़ा फ्रीक्वेंट एक दूसरे से बात करते थे, तो एक जुड़ाव सा हो जाता। तो मैंने उसको एक सजेशन दी कि देखिए ऐसा है, एक कुंडली के अंदर आप जितना मर्जी कुंडली मिलान करें, जितनी मर्जी अच्छी कुंडली मिले, बट एक बेसिक नेचर तो इंसान की होती है। तुम्हारी नेचर के अंदर थोड़ा सा स्पाउस की तरफ वायलेंस प्रोस्पेक्ट नजर आता है, तो अभी से ही वो उपाय करो ताकि तुम्हारा ये वायलेंट नेचर जो है ये खत्म हो जाए। बट होता क्या है ब्रदर, कि जिस समय में वो एज होती है ना 20, 21, 22, उस समय में इन चीजों का एहसास नहीं होता है, और हमें लगता है कि शायद प्रोफेशन, सक्सेस, पैसा यही सिर्फ दुनिया है। लेकिन ये हमारा सबसे बड़ा मिथ है। जब तक घर में सुख नहीं, आपका गृहस्थ जीवन सुखी नहीं, तो तब तक आप किसी भी मुकाम पे क्यों ना पहुंच जाए, आप सुखी नहीं रह सकते। ऐसे ही हमारी रेगुलर बातचीत होते होते एक वो उसकी उम्र आई जब उसको अपनी एक सोलमेट मिली एज पर हिम। तो उसने मुझे बोला जी कि अभय जी, मुझे एक अपनी सोलमेट मिल गई, और मेरा तुरंत उसको यही एक सबसे पहला जो मैंने उसको एडवाइस दी वो यही दी कि मेरी बात का ध्यान रखना। मैं बहुत फ्रीक्वेंटली आपको एक बात बोलता आया हूं कि आप वायलेंट नहीं होंगे, आप हाथ नहीं उठाएंगे, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और आप जिससे बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, जिसकी तरफ आपकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी, आपका एग्रेशन इतना ज्यादा है कि आप उस समय में अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। कुछ ही दिन बीते जब उनकी बातचीत शुरू हुई, और वो मेरे पास बहुत ज्यादा परेशान, लगभग समझ लीजिए उसकी आंखें ही भरी हुई थी। ऐसे वो मेरे पास आया कि अभय जी, मेरे से तो वो गलती हो गई, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और मैंने थोड़ा सा हाथ उठा दिया। तो मैंने तुरंत उस समय में जैसे एनालिसिस किया और उसको बोला कि चिंता मत करो, ये तुमसे बात करना बंद नहीं करेंगी, ये वापस आएंगी। वो वापस आई, और उसने मुझे फोन करके बताया अभी कि वो वापस आ गई, और मेरा रिश्ता एक अच्छे लेवल पे चलना स्टार्ट हो गया। बट उसकी नेचर के अंदर परिवर्तन नहीं आया। फिर कुछ एक आध महीना बीता और फिर से वो इंसिडेंस रिपीट हुआ। तो देखिए वरुण जी, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं ना, तो उसकी बेसिक नेचर हमें कुछ क्लूज देती है स्टार्टिंग में, हम उसे इग्नोर करते हैं। तो ये बुद्धिमत्ता है। यहां पर आपको खुद ही निर्णय लेना है कि क्या आप ऐसे इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये उसकी बेसिक नेचर के अंदर था। अब इसमें आप कल को ये नहीं बोल सकते कि मुझे कोई उपाय दे कि जिससे इस चीज से मैं बच जाऊं। हाँ, उपाय मिल जाएगा, लेकिन आप बीमार होना ही क्यों चाहते हैं कि दवाई खानी पड़े? बिल्कुल, पहले ही उसका आप निर्णय सही ले लें। तो जी उसके बाद दोबारा से इंसिडेंस रिपीट हुआ, और इस बार उसने मुझे बोला कि सर, मैं तो परमात्मा का जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। मुझे ऐसी लड़की मिली है कि देखिए, मुझे इस बार आपके पास आने की जरूरत भी नहीं पड़ी। वो तो किसी और विषय में मेरे पास आया, उसने गाड़ी खरीदनी थी तो वो मेरे से पूछने आया। तो ऐसे ऐसे अभी परसों तरसों हो गया, बट थैंक गॉड अगले दिन सुबह उसकी मेरी बात हो गई। अब यहां मेरा दिमाग खटका। मैंने बोला कि यार एक बार मुझे उसकी कुंडली तो दिखा। बोला नहीं सर, मैं डरता हूं कभी ना मिली तो कभी आपने बोल दिया, क्योंकि वो मुझे मानता बहुत ज्यादा था, एक रिस्पेक्ट बड़ी ज्यादा थी, और जब जीवन के अंदर कुछ घटनाएं उसी अनुसार हो जाती हैं तो एक
ट्रस्ट बिल्टअप भी हो जाता है। अच्छा, मैं आपको इस चीज पे कट करना चाहूंगा, जो आपने अभी चीज बोली कि वो डर रहा था बताने में, तो ये भी बहुत कॉमन चीज है। लोग ना मतलब खुद ही अंदर सोच के बैठे होते हैं कि यार कि शायद हो सकता है कुछ गलत निकल जाए, हमारी कुंडली ना मिले तो हमारा रिलेशन खराब हो जाए, या मन में मिथ आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसकी वजह से वो जाते ही नहीं एस्ट्रोलॉजर के पास। ये सबसे बड़ी हमारा एक हमारी गलतफहमी है कि सच हमेशा कड़वा होता है। सच कड़वा नहीं होता मेरे दोस्त, सच हम सुनना नहीं चाहते। सच हमेशा मीठा ही होता है, बट हम उसे सुनना नहीं चाहते। तो जरूरी तो नहीं है, क्या पता उसका अंदर हम छोटी छोटी ऑल्टरेशंस कर सके जिससे हम लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। हम देखें तो सही कि समय परिवर्तित हो रहा है, क्या ये समय की मांग के अनुसार हो रहा है? गलती हो कहाँ रही है कि एक लड़का जिसकी घर के अंदर एक अलग ही इमेज है, उसकी फैमिली मेंबर्स ये बात कभी मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनका बेटा एक लड़की पे हाथ भी उठा सकता है, क्योंकि उसकी खुद की 2 बहनें थी, तो वो कभी मानने को तैयार नहीं थे ये बात। तो जब वो मेरे पास आया, मैंने बोला उसकी कुंडली लेके आ, मेरा दिमाग खटक रहा है। बोला सर नहीं, मैं डरता हूँ, बहुत अच्छी लड़की मुझे मिली है। मैंने बोला देख भाई, एक लड़की जो जिससे मिले हुए अभी सिर्फ 3-4 महीने हुए, 2 से 3 बार तूने उसके ऊपर हाथ उठा दिया, और एक बार तो ऐसा इंसिडेंस हो गया कि तूने खुद बोला कि सर मेरे से आज बहुत भयंकर हो गई, मैंने इतना ज्यादा कर दिया कि शी वाज अबाउट टू चोक। अब मेरी सहानुभूति तो थी कि तू गलत कर रहा है, मेरा उसको डांटने का मन भी बहुत था कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इसका तो कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। लेकिन वहीं पर ही एक एस्ट्रोलॉजर बनना बहुत मुश्किल और बहुत कठिन कार्य है तिवारी जी। यहां मेरे दिमाग में आ रहा था कि भाई वो ये सब 3 महीने में सहन कर क्यों रही है, तो मुझे उसकी कुंडली देखनी थी। मैं मेरे पास तुरंत उसकी कुंडली लेके आया, मैं पहले कुंडली मिलान करूंगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि सच बात है कि 3 महीने हो चुके हैं और वो तब भी वो सब झेल रही है। 3 महीने में अगर 3 बार ये इंसिडेंट्स हो गया शादी से पहले, तो तुरंत बैकआउट हो जाइए। ये कोई 5 साल का 6 साल का रिश्ता नहीं है। और अगर वो इतनी इमोशनली अटैच हो गई है तो एक बार तो कुंडली देखे तो सही कि ऐसे कौन से ग्रह के योग है, ऐसे कौन से पास्ट लाइफ कर्म है जो उसको जोड़े बैठे हैं। बट जैसा कहते हैं ना, जो आपने बात बोली, वो डर, वो ग्रीड कि नहीं, अगर इन्होंने मना कर दिया तो मैं और मेरा परिवार तो चाह के भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मेरे जैसे लड़के को, क्योंकि वो खुद के अंदर कमी महसूस कर रहा था कि मेरे जैसे लड़के को कभी भी ऐसी लड़की नहीं मिल सकती, और वो आगे बढ़ गया। मतलब उसने दिखाया नहीं आपको, उसने शादी कर ली जी उनसे, और सडन कर ली। सडन मतलब फंक्शन भी बाद के लिए सोचा कि भाई ये इंसिडेंट्स दोबारा रिपीट होंगे, अभय जी के पास जाऊंगा, वो बार बार मुझे प्रेशराइज करेंगे कि कुंडली तो देखा, तो उसने शादी ही कर ली। अब सुनिए साहब क्या होता है, शादी के 3 हफ्ते बीतते ही, 3 वीक्स आफ्टर, वो लड़की क्लेम कर देती है कि तू बहुत वायलेंट है, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। जब जब उसने मारा, जो जो मैसेजेस भेजे, सबके रिकॉर्ड्स रखे हुए थे। बहुत अच्छा खासा एक चिट्ठा आता है उसके पास, कोर्ट का नोटिस, एक वकील का नोटिस, जिसके अंदर ये सारी बातें ऑलरेडी थी। एंड शी क्लेम्ड स्ट्रेट अवे आउट ऑफ द कोर्ट कि मुझे 50% ऑफ तेरी वेल्थ चाहिए। 3 घर थे उस लड़के के, कुछ बेचारा वियतनाम जाके कमाया, कुछ चाइना जाके अपने परिवार से दूर रह रह के उसने पैसे जोड़े थे। बोला मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, फंसाने को तो मैं तेरे को और तेरे पूरे परिवार को बहुत इजीली फंसा दूंगी, मुझे 50% ऑफ द इनकम चाहिए। मतलब एट द एंड दिस वाज द ट्रैप, ये वाला मुझे प्रोस्पेक्ट चाहिए। अब वरुण जी, यहां मैं बिल्कुल ये मैसेज नहीं देना चाह रहा कि वो लड़की गलत है या सारी लड़कियां ही गलत होती हैं। ये दोनों टाइप की तरफ एप्लीकेबल होता है। अगर कोई चीज विचित्र हो रही है तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस में नजरअंदाज मत कीजिए। आज फंस गया ना उस विषय में, अब जूझ रहा है ना उसके अंदर, अब वो वाले प्रोस्पेक्ट से निकलना पड़ रहा है ना। 3 हफ्ते भी नहीं रुकी उसके बाद वही लड़का मेरे पास आके बोल रहा है, सर मैं परमात्मा की कसम खा के आपको बोल रहा हूं कि इस 3 हफ्ते में एक बार भी उसको हाथ नहीं लगाया। सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी के आगे एक बार किसी बात पे उसको तेज बोल दिया, थोड़ा सा ऊंचा बोल दिया, और वो तुरंत अगले दिन सुबह उठता हूं तो पता लगता है कि वो घर पे ही नहीं है, और सीधा का सीधा कोई बातचीत नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, और उसके हाथ में नोटिस आता है। तो क्या आपको सच में लगता है कि ये उस हीट ऑफ द मूवमेंट का एक्शन था? ये प्री प्लान्ड थ्योरी थी, ये प्री प्लान्ड प्रोस्पेक्ट था। फिर उसकी कुंडली देखी और मैंने बहुत सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे अब तेरे को आगे चलना चाहिए। तो यहां पर हमें एक बहुत क्लियर कट मैसेज मिलता है कि आपको जो डिवाइन होती है, जो नेचर होती है ना, वो हमेशा सिग्नल्स देती है। आपको उस सिग्नल्स को पकड़ना है और समझना है। और जब आपको लगता है कि आप उसके अनुकूल नहीं हो, आप सक्षम नहीं हो, तो उस समय के लिए ही तो हमारे को एस्ट्रोलॉजी दी गई। उस समय के लिए तो एस्ट्रोलॉजी का एक प्रोस्पेक्ट है। वरुण जी, मेरा इसमें क्या पर्सनल लालच कि उन दोनों की शादी हो ना हो, मेरा इसमें क्या प्रोस्पेक्ट, बस मेरा एक दायित्व है
कि अगर कोई मेरे पास आया है तो जो सफरिंग्स, चाहे मैंने फाइनेंशियली देखी, चाहे मैंने अपनी लाइफ में अपने फ्रेंडशिप वाले प्रोस्पेक्ट में देखी, तो उस समय में जब मेरे पास वो ज्ञान नहीं था और अगर आज है, तो उस चीज से हम क्यों ना रोके। तो मैं तो चाहता हूँ हर घर में अपना एक एस्ट्रोलॉजर एटलीस्ट एक बेसिक चीज के लिए तो जरूर होना बिल्कुल। चाहिए। अब जैसे आपने इस चीज का जिक्र किया कि हर किसी को थोड़ा बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, तो ये छोटी छोटी आपकी जो डेली दिनचर्या में है उसमें भी आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आपका अगर दिन है, जो भी दिन है, जैसे आज रविवार है, मेरे को बोला गया कि ब्लैक नहीं पहनना है, तो इसका मेरे को अच्छा फल ही मिलेगा, इसका मेरे को कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, गलत तो नहीं होगा मेरे साथ वरुण जी, obviously। 100% अगर आपने अपने फादर की बात मानी, सबसे पहले बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर वो आपके फादर साहब हैं। जी तो जैसे ही आपने उनकी बात मानी तो वो निर्णय गलत हो ही नहीं सकता जी। है। और ये कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट नहीं जिसको ना मान के आपको कोई फायदा मिलना है। हम्म, और दूसरी बात, मैं हर किसी को ऐसा बोलता हूँ, मैं भी मेरी भी डॉटर्स हैं, मेरी भी सिस्टर्स हैं, तो मैं हमेशा हर किसी को एक ही बात बोलता हूँ, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को खासकर रूप की रानी मत बनाइए, झांसी की रानी बनाइए। राइट, उन्हें उतना सक्षम बनाइए कि वो इमोशनल ट्रैप्स में ना आए। बिल्कुल। वो एक, आपको जानते हैं आप, एक लड़की जो होती है ना, एक स्त्री जो होती है ना, उसका गुस्सा, जो उसकी गुस्से की ताकत होती है ना, वो उसके धैर्य में होती है। वो चाहे तो आपके वंश की वृद्धि करवा सकती है, आपके वंश को बर्बाद, इतिहास गवाह है। बिल्कुल तो जब आपने अपने फादर साहब की बात सुनी ना, तो ये आपकी पेरेंटिंग बताती है कि आपकी मदर ने आपको वो सीख दी, उनको इज्जत करना सिखाया। तो अगर ये छोटी-छोटी चीज़ें हम करते हैं, इसको हम उपाय नहीं बोलते हैं, ये अनुशासन है, ये डिसिप्लिन है, जो हमारे ग्रंथों में हमें बताया गया। हमें सिर्फ फॉलो करना है और उससे हम लाइफ को बहुत बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल, कि एस्ट्रोलॉजी लिटरली में बहुत हेल्प करती है अगर आप डेली लाइफ में अगर उसको अप्लाई करो तो। अब वरुण जी, मैं यही बात बोलना चाह रहा था कि जैसे तो भई ये तो टेक्निकल चीज़ें हो गई जी कि भई कोई लड़के की या लड़की की कम्युनिकेशन सही है या गलत, जी किसी का माइंडसेट क्या है विवाह करने से पहले, उसके मन में क्या चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी प्रेशर में या किसी ट्रैप के बेसिस पे आपके साथ शादी कर रहा है और आपके सामने अच्छे बन के आए हैं। ये तो एक टेक्निकल पार्ट हो। लेकिन वरुण जी, यहीं पर ही एक दूसरा पार्ट आता है कि एटलीस्ट हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमारी खुद की बेसिक नेचर कैसी है। बेसिक नेचर अगर आपकी आपके पार्टनर के साथ मैच नहीं करेगी, तो चाह के भी, चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि लड़का भी अच्छा है, लड़की भी अच्छी है, उन दोनों का माइंडसेट अच्छा है, दोनों लॉयल हैं, दोनों के पीछे ऐसा कोई ट्रैप या ऐसी कोई स्टोरी नहीं है जिससे वो आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हम ऐसा करें जिससे कि एक सुखद, एक अच्छे जीवन, एक जीवन साथी की आप एक मनोकामना कर सकते हैं और एश्योर हो सकते हैं कि इससे मेरी मैरिड लाइफ अच्छी जाएगी। तो उसका एक सिंपल सा फिनोमेना है और उसका फिनोमेना होता है कि आपकी नेचर और आपकी कंपैटिबिलिटी जो होती है, वो उस जातक के साथ मैच कर जाए। हम्म, तो जो आपका लग्न होता है वो होता है यू योरसेल्फ। लग्न मतलब जिस समय आपका जन्म हुआ, स्काई का एक स्नैपशॉट लिया जाता है, जो राशि उस समय में उदय हो रही होती है वो आपका लग्न होता है। ओके तो वो लग्न आपकी आइडेंटिटी बताता है और चंद्रमा जहां प्लेस्ड होता है वो आपकी राशि बताता है। उससे आपकी कंपैटिबिलिटी पता लगती है कि आप लोग फ्लेक्सिबल कितने। अब मान लीजिए वरुण जी, तो अब दो जन है, दोनों के, तो लड़का भी अच्छा है, लड़की भी अच्छी है, उनका बेस भी अच्छा है, उनकी सोच भी अच्छी है। अब लड़का कह रहा है मुझे चाय पीनी है, सेम समय पे लड़की कह रही है मुझे तो कॉफी पीनी है। अब ये कपल एक जगह पे इकट्ठे जा रहे हैं, अब ये कॉफी हाउस जाए या टी शॉप्स, ये छोटी छोटी बातें मतभेद का कारण बनती है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपनी आइडेंटिटी को जाने, अपनी नेचर को जाने और उसी स्वभाव के, मिलते जुलते स्वभाव वाले के साथ ही आप अपना जीवन साथी चुने। गुण मिलान करने से आप सिर्फ 15% का मैच मेकिंग करते हैं। गुण मिलान आज से जितना समय पहले बना, उस समय की जरूरतें अलग थी, नीड्स अलग थी। तो हमेशा हर ऋषि और हर ऑथर अपनी हर एक एस्ट्रोलॉजी के जो ग्रंथ होता है, किताब होती है, उसमें लिखते हैं देश काल पात्र, यानी कि जिस कंट्री में आप हैं, देश काल मतलब जिस समय में है और जिस जातक के लिए आप बात कर रहे हैं, तो आपको उस अनुसार बदलना है। तो यहां पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने लग्न को देखें और अपनी राशि को देखें। अगर इनका नेचर के अंदर मिलाप है तो आप आगे बढ़ जाइए, डिवोर्स तो नहीं होगा। आपका जीवन, लड़ाई होगी भी तो रात नहीं टापेगी। आप सुबह तक दोबारा से एक अच्छे माहौल में दोनों जन एक अच्छा जीवन चला सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने गुण मिलान की बात करी यहाँ पे, तो हम जैसे सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, तो उसमें शादी से पहले लड़का और लड़की के कुंडली के गुण मिलाए जाते हैं और उसमें जितने ज़्यादा मैक्सिमम गुण मिलाए जाते हैं उसके हिसाब से बोलते हैं कि ये रिश्ता ज़्यादा अच्छा है या क्या बोलते हैं कम अच्छा है, उसी के हिसाब से शादी को हम डिसाइड करते हैं करना है नहीं करना। तो जैसे कि आपने बोला गुण मिलान इतना ज़्यादा नहीं काम करता है और उस पे आप 100% बिलीव नहीं कर सकते।
36 के 36 अगर गुण किसी के काम मतलब मैच हो रहे हैं, उसके बाद भी डाइवोर्स हो सकता है या उसके बाद भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं? डेफिनेटली यस। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि काम नहीं करते। गुण मिलान पे आज की डेट में, आज की स्थिति के अनुसार हम रिलाई नहीं कर सकते। ओके। उस पे हमारी कंप्लीट डिपेंडेंसी नहीं हो सकती। आपने 36 गुण की बात बोली, मैंने अपने कजन की कुंडली मिलाई। मेरा फर्स्ट कजन है और उसके सिर्फ 15 गुण मिले हैं। दे बोथ आर मैरिड, ब्लेस्ड विद अ सन, डूइंग अ वेरी वेल मैरिड लाइफ, और बहुत चीजें आप जीवन में आगे बढ़ा रहे हैं। वरुण जी, बात क्या है कि आज की जरूरतें अलग हैं, आज का माहौल अलग है, समय अलग है। आजकल फीमेल्स भी काम कर रही हैं, प्रोफेशनली एक्टिव हैं, तो आजकल बहुत सारी चीज़ें देखनी है। तो शादी के बाद, शादी के समय पे हमें ये भी देखना है कि इनका वेल्थ का घर कैसा रहेगा? क्या दोनों एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी के बाद इनके बीच में प्यार तो अच्छा बना रहेगा, लेकिन दोनों में से किसी एक का करियर कोलैप्स हो गया, कभी उठ ही नहीं पाया, कभी पनप नहीं पाया। फिर उसके बाद क्या इनकी प्रोजेनी में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? आप बहुत बार ऐसा देखेंगे, लड़की बहुत हेल्दी है, लड़का बहुत हेल्दी है, लेकिन बच्चा होने में 6-6 साल लग गए, 7-7 साल लग गए। फिर तभी तो आईवीएफ सेंटर खुलते चले जा रहे हैं। तो हमें समझ में नहीं आ रही कि वो किस कारणवश हो रहा है। कहीं ये तो नहीं मिलान के कारण का एक हिस्सा बन रहा है। जब हम गुण मिलान की बात करते हैं तो उसमें इसका प्रावधान बहुत छोटा दिया गया है, सिर्फ नाड़ी दोष के तक सीमित है। इसमें आप बहुत सारी मर्जिंग करके देखते हैं। फिर आप आज की डेट में ये भी देखते हैं कि अब वो वाला समय नहीं, जब पहले लड़के का डोमिनेशन को अच्छा माना जाता था और उसके लिए आपको गुण दिए जाते थे, और लड़के अगर डोमिनेट करते तो उसको माइनस में गिना जाता था। आज की डेट में मैं ऐसा सोचता हूँ, क्यों ज़रूरी है? आपकी स्पाउस भी तो ठीक हो सकती हैं। अगर वो कोई अच्छी और लॉजिकल बात कर रही हैं, तो आपको सरेंडर करने में या झुकने में क्या प्रॉब्लम है? और इसमें डोमिनेट करना ही क्यों? हम दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल। दोनों काम कर रहे हैं, दोनों आज की डेट में बाहर जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को मर्ज करना है। सिर्फ गुण मिलान तक हम रिलाय नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो हम अगर किसी के साथ शादी करने की सोच रहे हैं, तो क्या-क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए और क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए शादी से पहले? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एक-दूसरे का स्वभाव कैसा है। तो इसके लिए बड़ी छोटी-सी एक कैलकुलेशन है कि आपको सिर्फ़ अपना लग्न मालूम होना चाहिए या अपनी राशि। अगर आपको दोनों मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, जो कि लास्ट वाले हमारे एपिसोड में भी पूछा गया था। मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप से क्या इंसान खराब होता है, चरित्र खराब होता है इंसान का और वो बाद में उसकी शादी पे भी इम्पैक्ट करता है? देखिए, डेफ़िनिटली मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स जो हैं, वो आपके और आपके जीवन को तबाह कर देते हैं। बहुत लोगों का ऐसा मत है कि इससे आपका शुक्र खराब हो जाता है, कोई कहता है इससे आपका राहु खराब हो जाता है। मैं शायद उस बात को एक लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मेरे पास ऐसा प्रश्न आया कि सर, हमने तो एक ऐसा रील देखी कि जिसके अंदर ये बताया गया कि मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशन से आप अपने शुक्र को खराब करते हैं। तो इतने सारे एक्टर्स हैं, उनके तो इतने-इतने रिलेशंस होते हैं, फिर उनके पास पैसा, लग्ज़री क्यों है? हुँ, तो ये बात काफ़ी अच्छी लगी मुझे। कॉमन कॉमन सेंस वाली बात है ये। एग्ज़ैक्टली। तो इसलिए मैं इस पे तो नहीं टिप्पणी करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप हमारा इतिहास उठा के देखोगे तो बहुत सारे राजा जो हैं वो ऐसे ही करते थे। कहीं तो बहुत ज़्यादा ऐसा भी किया करते थे कि जब उनका दूसरे राज्य के ऊपर विजय प्राप्त हो जाती थी, तो वो वहाँ की रानियाँ, वहाँ की दासियाँ, उन सबको उठा लाते थे। हुँ, हुँ। तो इसका महत्व सिर्फ़ शुक्र तक नहीं है, लेकिन इसका महत्व उससे भी गहरा है। उससे भी इसका जो दंड है, वो उससे भी घातक है। अगर आप अपनी लाइफ में मल्टीपल फिजिकल सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो आप अपने ऊपर बहुत बड़ा कार्मिक डेट ले लेते हैं, क्योंकि आप उस इंसान के साथ अटैच हो जाते हैं, चाहे फिजिकली या फिर मॉनेटरी वाइज। जिस भी रीजन से आप उसके साथ फिजिकल रिलेशन या सेक्सुअल रिलेशन में आ रहे हैं, तो वो एक अटैचमेंट का कारण बनती है। या तो आपको उसकी आदत पड़ रही है, आपको उससे पैसा मिल रहा है, कोई ना कोई फायदा है। बिल्कुल। और इस कारण से आप ये जो जीवन मृत्यु का सर्कल है, जो साइकिल है ऑफ लाइफ एंड डेथ, इससे आप बाहर नहीं निकल पाते। जब तक ये कर्जा बराबर नहीं होगा मेरे दोस्त, आप बार-बार इस धरती पे, इस मृत्यु लोक पे जन्म लेते ही रहेंगे, और ये लोक है ही सफरिंग्स के लिए, और आप बार-बार सफर करते रहेंगे। मोक्ष प्रदान नहीं होने वाला आपको, नंबर 1। नंबर 2, सबसे ज्यादा ऑरा एक्सचेंज एक दूसरे के साथ होता ही तब है जब आप किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आ रहे हैं। ऐसे में सामने वाला क्या ऑरा लेके बैठा है, उसके उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या बीमारियां हैं, आप उन सबको अपने ऑरा के अंदर ले आओगे। नेगेटिविटीज भी अपने ऑरा के अंदर ले आओगे। अब अच्छी चीजें क्या आ रही हैं, उसका तो हम कोई निर्णय या उसको तो हम कोई सोचते ही नहीं है। और खासकर जो जातक ऐसे इंक्लाइंड ज्यादा होते हैं, वो तामसिक और राजसिक गुण उनमें ज्यादा होता है। तो बहुत ज्यादा आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो टूवर्ड्स नेगेटिव एनवायरनमेंट, टूवर्ड्स इलनेस, डिजीजेस,
और ऐसे ऐसे बीमारियां जो आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि यार ये तो हमारी फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, ये हमें कैसे हो गई। और जरूरी नहीं कि वो आपको तुरंत मिले, ये कोई पॉइजन नहीं है जो एकदम खाया और इंसान मर गया। 10 साल बाद, 5 साल बाद आपको उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। तीसरी चीज, ऐसा करने से आप अपने शुक्र या राहु को नहीं, ऐसा मल्टीपल फिजिकल रिलेशन बनाने से आप अपने चंद्रमा को खराब कर देते हैं। ऐसे इंसान 99.9% इनसिक्योर हो जाते हैं, एंजाइटी के कारण बन जाता है इनके अंदर, एंजाइटी के कारक हो जाते हैं, इनसिक्योरिटी इनके अंदर बहुत हद तक बढ़ जाती है। जब इनका विवाह होता है, इनकी शादी होती है, क्योंकि इन्होंने तो सारे पुण्य कर्म किए हैं, तो ऐसे में जब इनका स्पाउस अपने किसी कुलीग या अपने किसी बॉस के पास एक लॉयल्टी और बड़े हेल्दी रिलेशन में भी अपने किसी कार्य में जा रहा है, तो ये स्पाई बन जाते हैं, इनका ध्यान वहां भटकता रहता है, ये सक्सेस से हट जाते हैं। ये बैठे तो हैं अपने ऑफिस में, लेकिन इनका ध्यान नहीं लग रहा, सिर्फ फिजिकली बैठे हैं। तो देखिए, ये आपके चंद्रमा को खराब करता है और आपको बेकार कर देता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक ऐसा इवेंट है जिसको हमें रोकना चाहिए, और आपको इसके लिए बहुत डेलिब्रेट प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी कुंडली का ही एक कॉम्बिनेशन है। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, हर कोई ऐसा उसकी कॉन्शियस अलाउ नहीं करेगी, और जिसकी करती है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अगर आपने अपने पार्टनर को, कोई भी है, लड़का या लड़की, उसको चीटिंग करते हुए पकड़ लिया और आप उसको सेकंड चांस दे रहे हैं, तो नेवर फॉरगेट दिस, वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। अब वो आपको कहीं ना कहीं चीटिंग, जब उसको मौका मिलेगा वो आपको चीट करेगा ही करेगा। अगर आपके सिद्धांतों के अंदर डिसिप्लिन है, अगेन वही बात, सच कड़वा नहीं होता, उस समय कड़वा लगता है। टेक सम बोल्ड स्टेप। बहुत अच्छी बात बोली आपने कि वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर, और कभी भी उसको माफ नहीं करना चाहिए अगर आपको पता चल जाए कि वो चीट कर रहा है, क्योंकि वो बाद में दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए कि जैसे आपने बोला कि ये सारी चीजें मैटर करती है, तो जब शादी के लिए सोच रहा है कोई, तो एस्ट्रोलॉजर के पास अगर जाकर ये पूछे कि मेरे जो पार्टनर है उनका पास्ट बताइए, तो क्या एस्ट्रोलॉजर बता सकता है? 110% बता सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को जानना चाहें तो एस्ट्रोलॉजर इतना तक बता सकता है कि आप आने के समय, आज जैसे कि आप लेट हुए जब हम अभी आए, तो आप आने के समय लेट इसलिए हुए कि आप घर से ही लेट निकले, ताकि आपने मुझे चाहे बोला भी आके, ये हमारी ऑफ द कैमरा की बात है, आपने मुझे आके बोला भी कि अभय जी ट्रैफिक मिला, नहीं ट्रैफिक नहीं मिला, आप निकले ही लेट। तो उस कारणवश जो ये लेट वाला प्रोस्पेक्ट हुआ, तो वो एक एस्ट्रोलॉजर बहुत इजी, मैंने आपको कुछ नहीं बोला, ये तो अभी हमने क्या ऑन कैमरा मुझे डांट पड़ेगी? ये तो अभी हम बात कर रहे हैं, आपने बोला, मैंने चुपचाप सुन लिया, मैंने बोला कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। तो लेकिन इसका असली कारण क्या है, वो एक एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे से बता सकता है। बट मेरे दोस्त, मैं हमेशा ऐसा कहता हूं कि पास्ट मतलब जो आपके पीछे है, जिसको अब आप देख नहीं सकते हो, आपको पास्ट जानना क्यों है? पास्ट जानना यहां पर महत्वपूर्ण आती है आपका नेचर। अब अगर यही बात आप एक वर्गो वाले को बोलोगे, कन्या राशि वालों को बोलोगे कि तू पास्ट मत सोच, तू आगे का सोच, बस आप इतना सा हिंट दे दो उसको, अरे वो लड़की अच्छी है, बस उसका पास्ट मत सोच, आगे वो बहुत लॉयल रहेगी, बस आपने उसका दिमाग खराब कर दिया। तो इसके लिए आपको स्वभाव जानना बहुत जरूरी है। जब तक दिमाग आप खराब कर दिया मतलब समझा नहीं। अब वो पास्ट के अंदर घुसेगा, बार बार सोचेगा, नहीं भी कुछ होगा उसको कुरेदता रहेगा और अपने जीवन को और उसके जीवन को ओवरथिंक करेगा, खराब करेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पास्ट जानना या नहीं जानना ये बाद का विषय है, लेकिन उससे पहले स्वभाव जाने। अगर स्वभाव मिल गया, फिर कंपैटिबिलिटी, यानी कि चंद्र राशि, राशि हमेशा हमारे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर चंद्रमा जहां प्लेस्ड होते हैं उसी को हम राशि बोलते हैं, जोडियाक नहीं, वहां सूर्य प्लेस्ड होते हैं। तो वो राशि को जाने, उसके अनुसार आप अपना निर्णय लें। छोटे छोटे चीजों से आप बहुत इजीली पता लगा सकते हैं कि अच्छा ये एरीज है, नहीं नहीं ये टॉरस है, इसकी इसकी नहीं बनती है, बहुत इजीली आप बता सकते हैं, और उसी के अनुसार आपको निर्णय लेना चाहिए। ओके, तो मतलब आप बोल रहे हैं कि पास्ट देखना ही नहीं चाहिए है? ये आपके नेचर, आपके स्वभाव पे डिपेंड करता है। मेरे समझाने ना समझाने से कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, अगर आप एक स्पेसिफिक राशि के हैं तो आप पास्ट के बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे केस में एक एस्ट्रोलॉजर का दायित्व बनता है कि वो एक ऐसी लड़की, या जब वो मैच में करे उनके लिए, तो वो चीज खुद ही ध्यान रख ले कि भाई ये प्रोस्पेक्ट इनको पता होना चाहिए, तो इनको बता दीजिए। और यहाँ अगर कोई ऐसा है इंसान, लड़का है या लड़की है, कोई लड़की भी कन्या राशि की हो सकती है, तो वो भी ऐसी ना हो कि वो अपने पार्टनर पे बहुत ज्यादा शक करे। तो ऐसे केस में
मैच मेकिंग का एक दायित्व अपने आप बनता है कि अगर उसको लगे कि कोई भी चीज फिक्टिशियस है, कोई चीज ऐसी है जो कि फिशी नजर आ रही है, कोई चीज ऐसी है जिस दाल में कुछ काला है, तो वहीं पर ही रोक दे। सो यू आर सेइंग दैट इज अप टू एन एस्ट्रोलॉजर कि वो बताना चाहता है नहीं बताना चाहता उस चीज के, मतलब वो इम्पोर्टेंट है नहीं है। नहीं, मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि अगर आपकी नेचर, चलिए मैं आपको ना दो दो लाइनों में सारी की सारी राशियों के जी, कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता ये हूं, बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छी आप बात है। खुद ही उसमें समझ जाएंगे जी, कि कई राशि जैसे वर्गो राशि वाले ऐसे होते हैं कि उनको कोई लेना देना नहीं है कि उनको एस्ट्रोलॉजर क्या बोल रहा है या क्या नहीं, वो एनालिस करेंगे, मतलब करेंगे। हम्म, अगर उनको लॉजिकली भी कहीं से किसी नेबर ने, किसी दोस्त के दोस्त ने, अरे अच्छा तू इससे शादी कर रहा है, अच्छा अच्छा, अरे क्या हुआ, तू ऐसे क्यों पूछ रहा है, तूने इसको देखा है क्या, तू उसको जानता है क्या, वो कोरे देंगे ही कोरे देंगे। तो वो उनकी नेचर है, वो मेरे या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के बताने ना बताने से शांत नहीं होने वाले। तो इसलिए स्वभाव जानना बहुत जरूरी है। और आप, अगर आपका कोई पास्ट है और आपकी स्पाउस वर्गो है, तो पहले ही बता दीजिए, सो दैट उनको निर्णय लेने दीजिए कि उन्होंने आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। अब यहां पर आप ये नहीं सोच सकते कि पास्ट तो पास्ट है, छोड़ दीजिए, अब जी उसको बताने से क्या होगा, अब तो मैं अच्छा हूं, अब तो मैं लॉयल हूं। नहीं, उनको अगर 5 साल बाद भी पता लगा तो फिर वो ट्रस्ट कभी बना नहीं पाएंगे। हम्म, तो इसलिए हमें स्वभाव जानना बहुत जरूरी होता है। तो हम जल्दी से समझते हैं कि हर राशि की एनर्जी क्या होती है। ठीक है। तो अगर आपका लग्न या राशि इनमें से कोई एक है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप में देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि एक अग्नि तत्व राशि है, यानी कि मूवमेंट की राशि है। तो फास्ट लाइफ, गो गेटर, जल्दी जल्दी, इंपल्सिव, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स आपको मेष राशि के अंदर मिलने वाले हैं। और अगर ये राशि थोड़ी सी भी खराब हो गई तो ऐसे जातक जो होते हैं वो थोड़े से एग्रेसिव या जल्दबाजी में कुछ गलत निर्णय भी ले लेते हैं, क्योंकि इंपल्सिवनेस है इनके अंदर। वहीं अगर हम बात करें टॉरस यानी कि वृषभ राशि की, तो ये एक पृथ्वी तत्व की राशि है, ठोस राशि है। स्टेबिलिटी, मैनेजमेंट, मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी करते हैं, जोड़ने का काम बहुत बढ़िया करते हैं। जो कहते हैं ना पैसा जोड़ना, जोड़ने का काम, इनको तो जितना भी दे दो वो उनको चाहिए। इसलिए थोड़े से एडमेंट भी होते हैं, बहुत आसानी से आपकी बातों में आएंगे नहीं, और इनके दिमाग में जो चल रहा होता है उसको आप इतनी जल्दी परिवर्तित नहीं करते। सोच समझ के ही कदम लेंगे जब ये अपने आप को बहुत सिक्योर देखेंगे, क्योंकि पृथ्वी तत्व राशि। ऐसे ही अगर आप बात करें जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों की, ये वायु तत्व राशि है। जो वायु तत्व राशि होती है ये बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन की राशि है, कम्युनिकेशन की राशि है, स्किल्स बहुत होते हैं, द्वि स्वभाव राशि है। ये लोग अपनी फैमिली के आगे कुछ और, दोस्तों के आगे कुछ और, स्कूल में कुछ और, कॉलेज में कुछ और, इनके अंदर की ना इनकी आइडेंटिटी को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे हमने बात करी वृषभ वाले नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, उन्होंने जो सोच लिया वो वैसे ही रहेंगे। लेकिन ये जहां अपना फायदा देखेंगे वहां अडाप्ट भी कर लेंगे और फ्लेक्सिबल भी हो जाएंगे। तो इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि इनका सही स्वभाव है क्या। ये जेमिनी मैं हूँ। ये 100% अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपके दो रूप होंगे, अपने फ्रेंड्स के आगे अलग वरुण होंगे, अपनी फैमिली के आगे एक अलग वरुण होंगे। तो यहां पर ये द्वि स्वभाव इनके अंदर खुद ब खुद आता है, अडेप्टेबल भी हो जाते हैं, चेंज भी कर लेते हैं अपने आप को बहुत जल्दी सिचुएशन के अनुसार। अब बात करते हैं कर्क राशि की। ये जलीय राशि है, यानी कि रिवर का वाटर। तो ये इमोशंस की राशि होती है, ये नरिशमेंट की राशि है। स्टेबिलिटी नहीं होती इनके अंदर। इसलिए अगर कोई कर्क वाला है जो सुबह आपसे कोई चीज को प्रॉमिस कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि दोपहर तक वो उस बात पे खड़ा रहेगा, वो यू टर्न भी ले सकता है। अब आपको बुरा नहीं मानना है, क्योंकि वो कर्क वाला है, तो वो हर बात को बहुत इमोशनली सोचता है। इसलिए अगर वो आपके साथ जुड़ गया तो वो इमोशनली करेगा भी, और उसकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई रहेंगी। छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं लियो राशि वालों की। लियो मतलब सिंह। तो ये जो होती है ना, बड़ी करेज की राशि है, नेम, फेम, करेज, प्रतिष्ठा, शाइन, दे वांट शाइन। लेकिन शेर जो होता है ना, वो थोड़ा सा आलसी होता है, वो तभी शिकार करने निकलता है जब वो भूखा होगा। तो ये भी कभी कभी थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी में ये अपने लव्ड वन को, उनके रिलेशनशिप में थोड़े लेजी भी हो जाते हैं एट टाइम्स। तो यहां पर जिन लोगों की डिमांड है कि नहीं हमें तो हमारा पार्टनर बहुत पैम्पर करे, हमारा स्पाउस बहुत पैम्पर करे, तो लियो अपने अनुसार पैम्पर करेगा, आपके अनुसार नहीं, लेकिन करेगा तो बहुत करेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों। कन्या राशि भी पृथ्वी तत्व की राशि है और ये भी द्विस्वभाव राशि है। लेकिन ये लोग बहुत एनालिटिकल होते हैं, इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, लॉजिक्स इनके अंदर हमेशा रहते हैं। तो अगर कोई भी बात आप इन्हें बोलोगे, ये आपकी बात हाँ कर भी देंगे ना, तो ये उसका लॉजिक ढूंढने निकल जाएंगे। परफेक्शनिस्ट हैं, हर चीज इनको ऑर्गेनाइज चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। तो अगर आपने थोड़ी सी भी लेजीनेस दिखाई तो इनकी आपके साथ नहीं बनने वाली है। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की, यानी कि लिब्रा। लिब्रा की अगर हम बात करें तो एक काम भाव की राशि है।
काम मतलब डिजायर्स, तो रिश्तों की राशि है, बैलेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, रिश्तों को कैसे आगे बढ़ाना है, और डिजायर्स की राशि है। तो ये राशि भी, इनके अंदर बैलेंस का तत्व आपको कहीं गुना ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों की। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, ये भी पानी है, लेकिन ये रुका पानी है, जैसे कि पॉन्ड या फिर कोई नाला भी, क्योंकि जब भी पानी रुकता है लेक को, अगर उसमें क्लीननेस नहीं करोगे तो वो स्टिंक करेगा। तो यहां पर ये जो लोग होते हैं ना, बड़े इंटेंस होते हैं, बहुत डीप थिंकर होते हैं, अपने इमोशंस को अपने फेस पे नहीं आने देते, लेकिन आपकी कोई भी बेइज्जती या कोई भी ताना भूलते नहीं है। ये गो गेटर होते हैं, बड़े डिटर्मिन्ड होते हैं। इसका साइन जो होता है वो बिच्छू होता है। तो ये कितने साल तक आपकी कही हुई बात या आपकी कही हुई बेइज्जती को अपने दिल में रख सकते हैं, ये आपके ख्वाबों में नहीं हो सकता। ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, बदलाव की राशि है। अगर आप बदलाव नहीं करना चाहते हैं, टॉरस है आप, और आप बदलाव नहीं करते हैं, तो आपकी इनसे नहीं बनने वाली। क्योंकि ये तो बदलाव की राशि है, अपने आप को 180 डिग्रीज और 360 डिग्रीज चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि की। ये भी अग्नि तत्व राशि है, लेकिन फर्क क्या है? जो एरीज है वो कौन सी फायर है? जंगल की आग, जब फैलेगी तो रोकी नहीं जाएगी। लियो कौन सी आग है? किचन में जो लगाते हैं, एज पर योर यूटिलिटी आप उसको परिवर्तन कर सकते हैं। और सैजिटेरियस कौन सी है? मंदिर में जो आप जोत जलाते हैं। तो सैजिटेरियस राशि वाले जो होते हैं ना, वो बड़े लॉ लवर्स होते हैं, लॉ मेकिंग, हाई मॉरल्स, लंबा सोच के चलना, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, और समझदार बहुत होते हैं। आपको रेगुलर एडवाइजेस देंगे, चाहे आपको चाहिए हो चाहे आपको ना चाहिए हो। इसलिए इनके अंदर थोड़ी सी ईगो हाई होती है। अगर आप इनकी बात नहीं मानेंगे तो अक्सर डिबेट का कारण बनेगा ही बनेगा। ऐसे ही बात करते हैं कैप्रिकॉर्न राशि की, यानी कि मकर। मकर राशि जो होती है वो कर्म की राशि है, यानी कि कर्म, स्टेटस, किंग, हाई वीआईपी कॉन्टैक्ट्स, हमें कितना उच्च कोटि की पोजीशन मिल रही है, वो उसकी राशि है। तो ऐसे जातक जो होते हैं वो किसी चीज से भी कॉम्प्रोमाइज कर ले, बट स्टेटस से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम कैसे लग रहे हैं सामने, ये चीज इनके अंदर प्रैक्टिकल राशि होती है ये थोड़ी सी। अगर अब इसके साथ कर्क वाला जुड़ गया जो फुल ऑफ इमोशंस है, ऐसा नहीं है कि मकर वाले इमोशनल नहीं होते, बट ये शो नहीं करते हैं, और यहाँ कर्क वाले की तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, तो ये बन नहीं सकती है। ऐसे ही एक्वेरियस के अंदर अगर हम बात करें, एक्वेरियस राशि सोशलाइज राशि है, ग्रुप एक्टिविटीज की राशि है, क्रिएटिविटी की राशि है। इन शॉर्ट ये कर्म की राशि है। यहां पर आपको कर्म करना पड़ेगा एंड यू हैव टू सर्व मोर। तो अगर आपकी राशि एक्वेरियस है तो तैयार रहिए कि आपको अपने पार्टनर की तरफ थोड़ा सा ज्यादा आपको डालना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं अपनी आखिरी राशि की, वो है मीन यानी कि पाइसेस राशि। ये क्या है जी? ये भी जल तत्व राशि है, लेकिन ओशन वाटर। तो इमोशन सुनिए कितना ज्यादा होगा इनके अंदर, डीप इमोशन, ट्रस्ट, स्पिरिचुअलिटी, परमात्मा पे छोड़ना। इस कारणवश इनको एट टाइम्स, क्योंकि इतना ज्यादा इमोशनली डिसीजंस लेते हैं, फ्लक्चुएट भी इमोशनली बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए इनको लॉसेस का भी सामना करना पड़ता है। ये इनका एक स्पेसिफिक तत्व है। अब अपनी नेचर के अनुसार ही आपको वो मिलन करना चाहिए। अब यहां पर कैप्रिकॉर्न और कर्क, इनका मिलन बहुत अच्छा नहीं है। यहां पर टॉरस और वृश्चिक, इनका मिलन बहुत अच्छा नहीं है। अगर अब आपका लगन और चंद्र राशि दोनों की दोनों नहीं मिल रही हैं, तो ऐसे केस में आप लोग कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी लॉजिकल एफर्ट्स डाल लें, बट आपका रिश्ता चल नहीं पाएगा। तो चलो सर, ये तो बातें हो गई कि समझ गए हम सारे के सारे कि ना एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है और मैरिजेस में हम कैसे उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर शादी हो गई है किसी की, तब हम उस शादी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू? हम ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं कि अगर मियाँ बीबी की नहीं बन रही है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, तो भी वो अपने लाइफ को कैसा बेहतर कर सकते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं और आपका रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और अब आप हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं या पार्टनर्स हैं, तो कैसे आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हो? आप खासकर इन बातों का ध्यान रखें। आपके बेड के ऊपर कोई हैवी बीम नहीं होना चाहिए। अपने बेड की साइड्स में ज्यादा क्लटर ना रखें, बुक्स, चीजें भर के रखी हुई है, ओवरबर्डन है, इसको कभी ना रखें। आपकी जो पार्टनर है यानी कि जो फीमेल है, वो हमेशा हस्बैंड के लेफ्ट साइड में ही सोएं। इससे आप एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करते हैं और आप अपने रिलेशनशिप को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। इससे बॉन्ड भी अच्छा बनेगा और आप दोनों के बीच में प्यार भी बना रहेगा। लेकिन इसी के साथ मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूं वरुण जी, कि जब भी आप किसी रिलेशनशिप में एंटर होने वाले हैं और आपको एस्ट्रोलॉजी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है और आप उस चीज से दूर हैं, तो भी आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप एक सही पार्टनर का चुनाव करें? एक राइट पार्टनर का आप चुनाव कैसे कर सकते हैं?
सबसे पहली चीज वरुण जी, अपने रिलेशनशिप में ना बोलना सीखिए। हमेशा हाँ नहीं बोलना होता है। आप सॉरी बोलना बंद कर दीजिए। अगर आप रिश्ते में बार बार सॉरी बोल रहे हैं, यानी कि आप लोगों की आइडेंटिटी मैच ही नहीं कर रही है। ना आप सुधर सकते हैं, ना उन्हें आपकी बात समझ में आ रही, तो आप बाद में जाके डिजास्टर ही करेंगे। आप अपनी वैल्यू करवानी सीखिए। अगर आपके कर्मों की, जरूरी नहीं आपको हमेशा सक्सेस मिले, लेकिन अगर आपके कर्मों की आपको प्रोत्साहित तरीके से आपको मोटिवेट नहीं किया जा रहा है, आपकी वैल्यू नहीं की जा रही है, और आप खुद भी अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो आप जीवन में अपने कॉन्फिडेंस को लूज ही करेंगे। तो ऐसे पार्टनर से आप खुद ही अपने आप को वंचित कर लीजिए ना, खुद ही अपने आप को दूर कर लीजिए ना। तो आपको जब समझ में आ गई कि ये चीजें मैच नहीं हो रही है, जो आपके ना बोलने पे भड़क रहा है, तो आप ये समझें कि हमेशा हाँ तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि वो पार्टनर आपके लिए नहीं बना है। इसलिए वरुण जी, मैं हमेशा बोलता हूं कि ऐसी 4 चीजें जो एक बुद्धिमान व्यक्ति को बताती हैं, जिस भी व्यक्ति में ये 4 आपको आदतें मिलेंगी, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। नंबर 1, जो अपनी मन की बात अपने मन के अंदर रखता है, ज्यादा परेशानियां अपने दोस्तों में, अपने ऑफिस कुलीग्स के साथ शेयर नहीं करता। क्योंकि जब भी आपके ऑफिस के फ्रेंड्स या कोई भी फ्रेंड्स, जब वो आपसे दूर होंगे, तो आपकी बातें और आपकी कमियों को फैलाएंगे और आपको डिमोटिवेट करेंगे। आपका कोई भी काम होने से पहले आप उसका ढिंडोरा ना पीटें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने कॉम्पिटिटर को सतर्क कर देते हैं। वो आपकी लाइफ के अंदर ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं। इससे भी आप अपने लिए परेशानियों को मोल लेते हैं। और नंबर 3, जो अपनी गलती को मान ले और अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, उसका हर्जाना किसी दूसरे पे ना करे। बहुत बार आप देखोगे कई पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं, हमारा बच्चा तो अच्छा था, इसके दोस्तों ने इसको बिगाड़ दिया। ये बुद्धिमत्ता नहीं है। और जो इंसान धैर्य से काम करे, गुस्से में, एग्रेशन में आके कोई कदम ना ले, वो इंसान बुद्धिमान है। क्योंकि अक्सर गुस्से में और जल्दबाजी में लिया गया कदम जो होता है, वो विनाश काल की तरफ ही आपको लेके जाता है। तो सर ये सारी बातें तो हो गई। अब आपने जैसे कि बताया था कि घर में जो बेडरूम है, बेडरूम में बेड के ऊपर बिम नहीं होना चाहिए, है ना? ऐसे ही वास्तु से रिलेटेड या ऐसी कोई चीज़ जो हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में या घर में, जिससे हमारे घर में फाइनेंशियल चीज़ें थोड़ी-सी बेटर हो जाए, रिलेशनशिप्स बेटर हो जाए, हेल्थ थोड़ी-सी बेटर हो जाए? अपने घर के अंदर पैसा चाहते हैं, धन लक्ष्मी चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, तो ये गलतियां कभी भी ना करें। भूल के भी अपने डस्टबिन, पोछा, झाड़ू घर की साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ना रखें। घर के अंदर खाली कंटेनर्स, बोतलें, इसको इकट्ठा बिल्कुल ना करें, इससे लाइफ आपकी एम्प्टी हो जाएगी। आप नमक अपने हाथों से कभी किसी को दान ना दें। आप कभी भी हाथ टच या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए नमक देते समय। आप ब्रोकन क्लॉक्स, ब्रोकन बर्तन, कई लोग डेंट वाले बर्तन अपने घर में सालों साल रखे रखते हैं। इससे आप अपने फॉर्च्यून्स को और अपने समय को ब्लॉक कर लेते हैं। तो ये गलतियां आप कभी भी ना करें। साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर बड़े बड़े मिरर्स, ग्लासेस बिल्कुल भी ना लगाएं। इन सब छोटी छोटी गलतियों से आप दरिद्रता को अपने घर में वेलकम करते हैं। तो आई होप कि सारे की सारी ऑडियंस को ये सारी चीज़ें बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और वो जब अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे जो कि हमारे सर ने बताई, अभय जी ने, तो उनकी लाइफ ऑब्वियसली बेटर हो जाएगी। तो अभय जी, एंड में हमारी ऑडियंस को आप एक कोई भी मैसेज देना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना सा बोलना चाहता हूँ वरुण जी, आपको और आपकी ऑडियंस को, अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप की बात हमेशा सुने, और मेरी हमेशा एक बात ध्यान रखें, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, जो आज की डेट में अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकता और अपने माँ बाप को प्यार नहीं कर सकता, वो कभी आपको नहीं कर सकता। अगर वो 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल के प्यार के चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ इसकी बुनियाद ही कमजोर है। आप अपने माँ बाप को कन्विंस करें, उन्हें मनाएं, बट अगर आपके मन में ऐसा है कि मेरे पार्टनर ने तो अपने परिवार को मेरे लिए छोड़ दिया, तो एक दिन वही चीज आपके साथ भी होने वाली है। क्या बात है! कितनी लॉजिकल बात है जो कि लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, सोचते ही नहीं है। जो जो अपने परिवार का नहीं, वो आपका कैसे होगा? एब्सोल्युटली। तो अभय जी, हम अपने जितने भी गेस्ट होते हैं उनके लिए एक गिफ्ट रहता है हमारा, ठीक है, जो कि हमारी चलन चल रही है, सबको हम देते हैं। वो है हमारे द वीटी शो का एक मग, ताकि आप जब भी घर जाकर इसमें कभी भी चाय पिए, कॉफी पिए, तो आप याद करें कि हम आपने अपना पॉडकास्ट दिया था हमारे साथ द वीटी शो। हरे तो ये कृष्णा, आपके हरे लिए कृष्णा। परमात्मा करे ऐसे ही आपका चैनल फलता फूलता रहे और आप ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएं। बस सर, आपका आशीर्वाद ही चाहिए। और ऑडियंस को मैं यही बोलना चाहूंगा कि पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, अभी सर ने जो भी आपको बताया, आपकी लाइफ में अगर ये 1% भी अगर इससे वैल्यू ऐड हुई हो, तो इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें अपने सारे नियर एंड डियर वंस तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सर, यहीं पे विराम लगाते हैं आज के एपिसोड पे, और आशा करता हूँ कि ये एपिसोड अच्छा चले, और
हमारी ऑडियंस की कृपा रही तो बढ़िया ये वाला एपिसोड चलेगा, तो हम दोबारा से करेंगे और बात करेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में 2026 की, क्योंकि 2025 तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जीते रहो अपनी जिंदगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।